नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रत्यर्पण संधि। वो प्रत्यर्पण संधि ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि। आखिर ऐसे क्या प्रोविजंस हैं कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपति या भारत के क्रिमिनल्स या यहाँ से जो भी क्राइम करके भागता है वो ब्रिटेन चला जाता है। आखिर वो ऐसे कौन से कारण हैं? आइए हम लोग पूरी तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन से किसी अभियुक्त के भारत प्रत्यर्पण में क्या आज तक कोई कामयाबी मिल पाई है कि नहीं। अभी हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने 25 फरवरी 2021 को भारतीय उद्योगपति नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण के लिए हरी झंडी दे दी है। 2 साल पहले फरवरी 2019 में ऐसे ही एक और भारतीय उद्योगपति विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दी गई थी। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भागे विजय माल्या भारत आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर विजय माल्या जैसे लोग लंदन ही क्यों भागते हैं, इसकी वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है कि जब कानून से बचने के लिए देश से कोई लंदन भागा। इस लिस्ट में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का नाम है, नेवी वार रूम लीक मामले के रवि शंकरन का नाम है, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन्हें वापस लाने के लिए सरकार अब तक नाकामयाब रही है। आखिर इन भगोड़ों के लिए लंदन कैसे सेफ हेवन बन चुका है, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी वजह नंबर 1 है इंडिया यूके की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की मुश्किलें। इंडिया यूके के बीच दिसंबर 1993 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। इसका मतलब हुआ कि दूसरे देश में रह रहे क्रिमिनल को लाने के लिए की जाने वाली प्रत्यर्पण संधि। इसके बावजूद ब्रिटिश अफसरों को यह समझाना मुश्किल होगा कि जो शख्स उनके यहाँ रह रहा है वो दरअसल भारत में फाइनेंशियल क्राइम का भगोड़ा है। असल में ट्रीटी में ऐसे कई क्लॉज और आर्टिकल हैं जो आरोपी को कानूनी सहारा लेकर भागने के लिए मौके देते हैं। वजह नंबर 2 है कि भगोड़ों को बचाने वाला इसमें एक है आर्टिकल 9। दरअसल इस ट्रीटी का आर्टिकल 9 आरोपी को बचने के कई मौके देता है। इसके तहत 4 ऐसे क्लॉज हैं जिनके बेस पर ऑफेंडर की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ठुकराई जा सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से क्लॉज हैं जिनके तहत ऑफेंडर की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ठुकराई जा सकती है। नंबर 1 जो क्लॉज है वो है, अगर आप नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधाराओं को आधार बनाते हुए आरोपी पर मुकदमा चलाने और उसे सजा दिलाने के लिए एक्स्ट्राडिशन अपील कर रहे हैं। दूसरा दूसरा जो क्लॉज है वो है नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधाराओं के कारण आरोपी को डिटेन करना या नज़रबंद करना या उसकी लिबर्टी छीनना। और जो तीसरा क्लॉज है वो है एक्स्ट्राडिशन अपील इन कारणों से भी अनजस्टिस होगी, जैसे छोटे क्राइम के लिए एक्स्ट्राडिशन अपील करना या फिर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करने में देरी करना या फिर न्याय के खिलाफ जाकर आरोपी के एक्स्ट्राडिशन की अपील करना। इसी बेस पर 2000 में ब्रिटेन ने बॉलीवुड के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम अख्तर को सौंपने से मना कर दिया था। आरोपी एक खास क्राइम का दोषी है, वह है मिलिट्री ऑफेंस, और ब्रिटेन की इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अनुसार यह जनरल क्रिमिनल लॉ के तहत क्राइम नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट वजह है वो है ह्यूमन राइट। यूके का ह्यूमन राइट वहाँ के हर निवासी के 15 फंडामेंटल फ्रीडम की सुरक्षा करता है। 15 फंडामेंटल फ्रीडम मतलब मौलिक आज़ादी की बात करते हैं। वहाँ से किसी को डिपोर्ट तो किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित देशों में आरोपी के ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो फिर कैसे इन भगोड़ों को भारत लाया जाए, ये बहुत अजीब क्वेश्चन है। यहाँ पर कसमकस बना रहता है भारत सरकार के बीच कि कैसे इनको लाया जाए। एक क्रिमिनल लॉयर हैं माजिद मेमन, उन्होंने बताया कि एक ड्यूअल क्रिमिनलिटी क्लॉज है।
एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस में ये मदद कर सकता है। डुअल क्रिमिनलिटी क्लॉज के मुताबिक आरोपी को दोनों देशों में क्रिमिनल माना जाए। हालांकि यह है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि फाइनेंशियल मामलों से जुड़े आरोपी मोस्टली बड़े रसूखदार लोग होते हैं। वे रास्ते पता कर देश से भाग जाते हैं और ऐसे लोगों पर कोई भी एक्शन लेना आसान नहीं होता है। भारत ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अपने यहाँ कुछ अपराधियों के लंदन में पनाह लेने से परेशान है। इसी प्रकार के पाकिस्तान के एक अपराधी हैं MQM लीडर अल्ताफ हुसैन। उन पर भी कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहाय पर लंदन में उन्होंने पनाह ले रखी है। अल्ताफ पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी राज से लिंक और पाकिस्तान में एंटी टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहने का आरोप है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपील के बावजूद ब्रिटेन ने अब तक अल्ताफ को नहीं सौंपा है। आमतौर पर ब्रिटिश कोर्ट एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इसलिए खारिज कर देती है ताकि दूसरे देश में अफेंडर के साथ कोई टॉर्चर ना हो। कई मामलों में ब्रिटिश कोर्ट ने अफेंडर की फैमिली लाइफ को आधार बनाते हुए दूसरे देशों की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को ठुकराया है। अब एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए अगर आपको अपील करना है तो आपको 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट शो करना होता है ब्रिटेन में। इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शो करना होता है ब्रिटेन में, और इसकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए रहती है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन का एक पॉश एरिया है, उसका नाम है मैफेयर। वहाँ पर 3000 इंडियन फैमिलीज की अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। अब यूके में करप्शन की वजह से 75% प्रॉपर्टीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो नीरव मोदी को आखिरकार भारत लाने के लिए क्या कोई बात चल रही है? तो लंदन की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को तो मंजूरी दे दी। उन पर केस था कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया। इसने नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने में अब कोई समस्या नहीं है। इस तरह उन्हें प्रत्यर्पित तो किया जा सकता है, लेकिन नीरव मोदी के पास अधिकार है कि वह अदालत के इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को ब्रिटेन की गृह सचिव हैं वहाँ एक प्रीति पटेल, उनके हस्ताक्षर के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा और उसके बाद वो वापस आएगा। अब इसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर दोनों तरफ से यानी नीरव मोदी और भारत सरकार वहाँ के उच्च न्यायालय में अपील की संभावनाओं को देखेंगे। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था, तब से उन्हें भारत लाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। PNB मामले में नीरव मोदी के खिलाफ CBI और ED दोनों ही जांच कर रही हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी थी। नीरव मोदी वेस्टमिनिस्टर जेल से वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। वहाँ न्यायाधीश ने महामारी के दौरान नीरव मोदी के मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय जेलों की स्थिति को लेकर दिए गए नीरव मोदी के तर्कों को खारिज कर दिया। वहाँ पर जो जिला जज थे, उनका नाम था सैमुअल गूंजी, उन्होंने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुपालन में है। जज ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर नीरव मोदी को प्रत्यर्पित नहीं किया गया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। जज ने यह भी कहा कि भारत में जो ट्रायल का सामना करने के लिए नीरव के लिए मजबूत केस है, भारतीय पक्ष मजबूत है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और बैंक अधिकारियों सहित जुड़े लोगों के बीच स्पष्ट रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में स्पष्ट संबंध थे। इसका मतलब वहां पर ब्रिटिश जज को धांधली के सबूत मिले हैं। लंदन की अदालत ने यह भी गौर किया कि नीरव मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर PNB को कर्ज के लिए लिखा और चुकाने का दावा किया। इसने यह भी कहा कि CBI नीरव के फर्मों की जांच कर रही है कि वे कोई डम्मी सहयोगी तो नहीं थे। जज ने कहा ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित फर्जी कंपनियां थीं, जिनके बेसिस पर उन्होंने PNB से लोन लिया था। यहाँ पर अदालत ने यह भी कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, मतलब वो जज इस बात से संतुष्ट था कि इस बात के सबूत हैं कि उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। पहली नज़र में देखें, यहाँ प्रथम दृष्टा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है।
जज ने कहा कि उन्हें भारत से सबूत के 16 वॉल्यूम मिले और पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मेहुल चौकसी ने एंटिगा की नागरिकता ले ली। मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एंटिगा के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। फरवरी 2019 में द टेलीग्राफ जो अखबार है, उस अखबार ने नीरव मोदी को ढूंढ निकाला था। अखबार का कहना था कि ब्रिटेन के वर्क एंड पेंशन विभाग ने नीरव मोदी को एक नया बीमा नंबर दिया है। इसका मतलब यह है कि वह ब्रिटेन में रह सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। इस बात पे कई सारे सवाल भी उठे थे। 2019 में नीरव मोदी के पकड़े जाने के बाद ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा था कि लंदन स्थित सीरियस फ्रॉड ऑफिस की ओर से नीरव मोदी को भारत वापस लाने के संबंध में कई बार जानकारियां मांगी गई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। ब्रिटेन की ओर से एक कानूनी टीम ने भी नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई में मदद करने के लिए भारत आने की पेशकश की थी, लेकिन भारत की ओर से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने संसद में आर्थिक अपराध कर भागने वाले लोगों के बारे में बताया था कि 5 साल में 38 बिलफुल डिफाल्टर बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग गए। बिलफुल डिफाल्टर का मतलब होता है यहाँ पर जानबूझकर अपराध करने वाला। सरकार ने कहा था कि आर्थिक अपराध करने वाले 20 भगोड़ों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और 14 देशों से ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण करने का अनुरोध किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी लगभग हर रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं राहुल गांधी भी मंच से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे कई और विदेशी की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र भी बताते रहे। इन तीनों का ही नाम इन 38 डिफाल्टरों की सूची में शामिल है। मोदी सरकार इसे लेकर हमेशा घिरी रही कि आखिर कैसे ये डिफाल्टर देश का पैसा हड़प कर आसानी से भाग गए और आने के लिए तैयार नहीं दिखते। 22 सितंबर 1992 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद एक नाम था इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें इस मामले में अदालत जाना पड़ा था। हालांकि ये मामले साबित नहीं हो सके और भारतीय सरकार को मिर्ची को कानूनी खर्च उल्टा देना पड़ा। अप्रैल 1995 में स्कॉटलैंड यार्ड ने मिर्ची के घर पर छापेमारी कर उन्हें 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों और ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो उन पर पहले लगे आरोपों को उनकी लंदन राइस मिल के मैनेजर की हत्या के आरोप से बदल दिया गया, जिनकी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद ही मुंबई में हत्या कर दी गई थी। अब वो स्ट्रीट वहाँ पर एक जगह है, वो स्ट्रीट के मजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए कि कोई मामला नहीं बनता है, प्रत्यर्पण की गुजारिश को नकार दिया। भारत ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की और मिर्ची को कानूनी लड़ाई के उल्टे पैसे चुकाने पड़े। ब्रिटिश अदालत में मोहम्मद अमरजी पटेल उर्फ हनीफ टाइगर के प्रत्यर्पण का मामला एक और हाई प्रोफाइल मामला था। हनीफ की सूरत के एक बाजार में 1993 में ग्रेनेड हमले में एक कथित भूमिका के लिए तलाश की जा रही थी। उस हमले में एक स्कूली छात्रा की भी मौत हो गई थी। उन पर एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर और दूसरे ग्रेनेड हमले की साजिश रचने का आरोप भी है। अप्रैल 1993 में हुए उस हमले में 12 रेल यात्री मारे गए थे या उनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। 2017 में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए ब्रिटिश गृह मंत्री के पास टाइवर हनीफ की पेशी का मामला विचाराधीन है और गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीबीसी को भी बताया था उस समय कि इसकी स्थिति में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। अब तक अगर बात की जाए तो भारत में ब्रिटेन से अब तक सिर्फ एक प्रत्यर्पण हुआ है। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में समीर भाई बीनू भाई पटेल को 18 अक्टूबर 2016 को ब्रिटेन से भारत लाया गया, जो ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के मामले में मिली अभी तक की एकमात्र सफलता मानी जाती है। पटेल ने प्रत्यर्पण का विरोध भी नहीं किया बल्कि इसके लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। इससे यह मामला लंबी प्रक्रिया से बच गया और उन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 सितंबर को ब्रिटिश गृह मंत्री एम्बर रड ने प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसके बाद से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि प्रत्यर्पण के बाद से पटेल को भारत में किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है या नहीं। लेकिन अगर
ब्रिटेन को बात करें कि भारत से कितने लोगों को अब तक ब्रिटेन को प्रत्यर्पण किया गया है, तो भारत से अब तक 3 प्रत्यर्पण हुए हैं ब्रिटेन को। ठीक है। तो 15 नवंबर 1993 को लागू हुए भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसे लोगों की संख्या अब तक सिर्फ 3 है जो भारत से ब्रिटेन गए हैं, जब भारत से किसी व्यक्ति को ब्रिटेन प्रत्यर्पित किया गया है। मानिंदर पाल सिंह, एक ब्रिटिश युवती है, उनका नाम था हाना फोस्टर। हाना फोस्टर की हत्या के मामले में 29 जुलाई 2017 को भारत से उनको ब्रिटेन प्रत्यर्पित किया गया था। एक है नाम सोम्या केतन सुरेंद्र, एक केन्याई नागरिक हैं, केन्या के नागरिक थे। 8 जुलाई 2009 को धोखाधड़ी के एक मामले में इन्हें भी ब्रिटेन भेजा गया था। एक भारतीय नागरिक और थे, उनका नाम था कुलविंदर सिंह उप्पल, ये तीसरा व्यक्ति था। 14 नवंबर 2013 को अपहरण और बंधक बनाकर रखने के एक मामले में इसे ब्रिटेन के सुपुर्द किया गया था। तो दोस्तों, आपने प्रत्यर्पण संधि को देखा, और जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अब तक प्रत्यर्पण संधि में केवल भारत को एक ही प्रत्यर्पण हुआ है और भारत से अब तक 3 प्रत्यर्पण ब्रिटेन को किया जा चुके हैं। अब देखते हैं कि नीरव मोदी के केस में क्या होता है। क्या नीरव मोदी ऊपर की अदालत में अपील करते हैं? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत के लिए प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं और ऊपरी अदालत में अपील के लिए जाते हैं तो भारत को भी ऊपरी अदालत में जाना होगा, उनके खिलाफ केस लड़ना होगा। इससे एक लंबी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि समय में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि के बारे में भी आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं कि लोगों की समझ भी भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के बारे में बढ़े। या आखिर ऐसा क्या कारण है कि ब्रिटेन पहुंच गए लोग जो अपराध करके यहाँ से भाग जाते हैं, वो भारत में उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कारण वहाँ की प्रत्यर्पण संधि है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।